Hello everyone, very good morning to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all to Hollywood. So Hollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Very and very good morning guys. कैसे हैं आप सभी को very good morning and hello everyone. क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? क्विकली जरा सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. तो आज थोड़ा एक चीज समझेंगे हम. वो चीज क्या समझेंगे कि देखो, आज आपको एनालॉजी की पहली क्लास दिख रही होगी, बट दिस इज नॉट अ फर्स्ट क्लास 7th को हो गई थी, जिसमें मैंने पहला पूरा का पूरा इंट्रो करके बता दिया था कि क्या होती है एनालॉजी और कितने टाइप की एनालॉजी होती है, सब मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए थे, है ना. तो आज अब हम समझेंगे कि बेसिक तो हमने समझ लिया, देखो प्राइमरी चीज तो हमने समझ लिया एनालॉजी की क्या होती है जो 7th वाली क्लास में. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि प्लीज 7th वाली क्लास आप लोग जरूर को देखना, जो 12 बजे हुई थी 7 सितंबर को, क्योंकि वो है पूरा का पूरा क्रैक्स, मतलब स्टार्ट ऑफ द चैप्टर है कि क्या होता है एनालॉजी. जैसे मैं फिर से आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लगा करके, कि एनालॉजी जो होता है बच्चे, वो आपको सिमिलैरिटीज बताता है. ठीक है, सेट ऑफ सिमिलैरिटी बताता है. उसमें हमेशा आपको 2 सेट मिलेंगे. एक सेट में आपको पैटर्न को समझना होगा, लॉजिक को समझना होगा, और सेम लॉजिक सेम पैटर्न को आपको दूसरे सेट में अप्लाई करना होता है. ठीक है, यही होती है आपकी एनालॉजी, जिसे हम लोग सिमिलैरिटी भी बोलते हैं. मैंने उसके टाइप्स बताए थे कि वर्ड एनालॉजी होता है, लेटर एनालॉजी होता है, नंबर एनालॉजी होता है, और मिक्स एनालॉजी होती है जिसमें सब कुछ होता है. ठीक है, फिगर एनालॉजी भी होता है, बट वो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है. सो आई विल एंटरटेन दैट आफ्टर आर दिस क्लास. वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद, वेरी गुड मॉर्निंग. तो अरविंद, मैं आपको बताती हूँ कि एनालॉजी पढ़ने के लिए 7th वाली क्लास आप लोग जरूर देखना. ठीक है, 7th जो मैंने क्लास ली थी 12 बजे की, क्योंकि उसमें मैंने पूरा का पूरा जिस्ट समझाया था, आपको इंट्रो समझाया था. ठीक है, कि एनालॉजी क्या होती है, सारी चीजें बताई थी. तो आज की क्लास में हम करेंगे, टाइप करेंगे, और टाइप क्या होगा आपका, वर्ड एनालॉजी का टाइप होगा, पार्ट होगा. ठीक है, क्योंकि पूरा जिस्ट मैंने 7 को एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि इंट्रो क्लास थी, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, है ना. चलो, तो वर्ड एनालॉजी में भी क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें वर्ड्स होते हैं, रिलेटेबल वर्ड्स होते हैं. जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेब, केला, अंगूर, एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना. ठीक है, और एक आपको दे रखा है क्या बोलते हैं, पोटैटो दे दिया है, तो ये आप क्लासिफाइड कर देते हैं. ठीक है, लेकिन सेट ऑफ दिया रहेगा कि मान लो आपको, जैसे कि मैं इसी में से किसी एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सिमिलैरिटीज की बात होगी, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर आपको सिटी और प्लेस देखने को मिल जाएगा, कंट्री एंड कैपिटल देखने को मिल जाएगा, और जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या साइंस साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. जनरल साइंस से रिलेटेड चीजें होंगी जो आपको बहुत रिलेटेबल लगेंगी, बट कहीं ना कहीं लॉजिक यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा. जो हमेशा आप पहले सेट में जो लॉजिक लगाते हैं, वही लॉजिक आपको दूसरे सेट में लगाना होता है, बट उसको अंडरस्टैंड करके. ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. तो आपने लगाया इंपोर्ट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. इंपोर्ट क्या है आपका, इनकम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, आयात और निर्यात, एक ऑपोजिट सेंस में बात हो रही है ना. कि आयात का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, और निर्यात का मतलब होता है कि आप उस किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ऑपोजिट हो गया. वैसे इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, आय व्यय एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो जाएंगे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो. आइस, पक्का. ओशन वाटर, ओशन में क्या होता है बच्चे, वाटर से फिल्ड होता है ना. ओशन किस चीज से बना होता है, वाटर से बना होता है. और ग्लेशियर जो होता है हमारा, सेम आइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, आइस से बना होता है. पूरा का पूरा ग्लेशियर किस चीज का होता है, आपको पता है ग्लेशियर जो होता है वो पूरा किस चीज का होता है बच्चे, आपको पता है कि आइस का होता है ना.
इग्नोरेंस। ओके, देखो मेडिसिन क्या करती है बच्चे, मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन जो होती है, अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो उससे आपकी बीमारी दूर होती है ना? और जब आप बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो उससे क्या होती है आपकी इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानता दूर होती है ना? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर किया आपने अरविंद, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी क्या है बच्चे आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बैंक का जो किनारा होता है, बैंक मतलब जो नदी का किनारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। तो ये किस चीज से रिलेट कर रहा है कि आप नदी के किनारे को, मतलब साइड आउटर लेयर को आप क्या बोलते हैं? नदी के आउटर लेयर को आप बोलते हैं बैंक। ठीक है, तो वैसे ही कोस्ट किसका आउटर लेयर होता है? जो अब समुद्र का जो आउटर लेयर होता है, सब आउटर लेयर, तो जो समुद्र का आउटर लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? समुद्र के आउटर आउटर लेयर को हम बोलते हैं कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 19। डार्कनेस। ओके, तो देखो बादल जब गरजता है तो उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप क्या होता है? जैसे बादल गरज रहा है तो उसके बाद क्या होगा? बादल गरजने के बाद बारिश होती है। सेम वैसे ही रात के बाद, जो कि नाइट के बाद क्या होता है? नाइट तो एक स्टेज होता है कि 9 से 10 से 12, 12 के बाद क्या होता है बच्चे? अंधकार, तो उसको क्या बोलते हैं? डार्कनेस बोलते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ नाइट। ठीक है, यहाँ पर सेकंड स्टेप की बात की जा रही है कि कोई एक चीज होती है तो उसके बाद क्या होता है? करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत ही बढ़िया, नाइस। बी आंसर किया आपने? इसका बी किया है, पिछले क्वेश्चन का इसी का किया है बी? अच्छा देखो, तो मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि जब बारिश कब आती है, हवा चलती है, जब हवा चलती है बहुत ज्यादा, हवा चलती है, तो हवा चलने के बाद क्या होता है? जैसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोई हवा चल रही है, जब वो नॉर्मल चल रही है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में तो हम लोग बोलते हैं हवा चल रही है। ठीक है, जब वो एक्सट्रीम कंडीशन पे चली जाती है, दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ कंडीशन, कि हवा चल रही है, नॉर्मल कंडीशन है, और ये क्या है? उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है ना? भाई चक्रवात आना तो एक्सट्रीम ही कंडीशन होगी ना, हवा चलना इज अ नॉर्मल कंडीशन। और उस चीज का, उसी चीज का एक्सट्रीम कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन आना। तो सेम वैसे ही जब तक बूंदाबांदी इज अ नॉर्मल कंडीशन, और इसका एक्सट्रीम क्या होता है? इसके एक्सट्रीम को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसके एक्सट्रीम को हम बोलते हैं डाउनपोर। क्योंकि डाउनपोर नहीं होगा, देखो स्टॉर्म नहीं होगा। स्टॉर्म इज नॉट, पानी अगर बारिश आ रही है तो उसको तूफान थोड़ी बोल देंगे। आप ये बताओ मुझे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो स्टॉर्म का मतलब होता है कि आप क्या कह रहे हैं? तूफान की बात कर रहे हैं। बट बारिश आने के बाद तूफान से वो एक दूसरे से सेम कर, उसकी एक्सट्रीम कंडीशन ये है। बारिश आ रही है और बारिश आने की बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन को डाउनपोर बोलते हैं, जिसको हिंदी में मूसलाधार बारिश भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? जिसको मूसलाधार बारिश भी बोलते हैं, कि एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन का हो रहा था, है ना? एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही थी। ठीक है, चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करिए। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। डिजीज, जब कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक कराने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं?
कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक कराने के लिए कहाँ जाते हैं, उससे स्टडी। तो बीमारी से रिलेटेड किसी भी डिजीज की स्टडी को हम पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, कि आप उस चीज से रिलेटेड कर रहे हैं। और प्लैनेट से रिलेटेड स्टडी को, रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पैलेंटोलॉजी, फॉसिल जियोलॉजी, अर्थ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नाइस नाइस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वाटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो अब इसका रिलेशन हम लोग समझ लेते हैं कि ओएसिस जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, सैंड। ओएसिस किस चीज का बना होता है, वो सैंड होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सैंड होता है। जो पूरा का पूरा ओएसिस होता है वो सैंड के सराउंडेड होता है, इट्स अराउंड सैंड। बाहर उसके क्या होता है बच्चे, उसके रेत होता है, ठीक है। वैसे आइलैंड क्या होता है, आइलैंड के चारों तरफ बाहर, आइलैंड अंदर तो खुद मिट्टी का है, लेकिन उसके बाहर चारों तरफ जो अराउंड का एरिया वो क्या होता है, वाटर से फिल्ड होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, है ना। जिसके बाहर अराउंड वाला एरिया अगर ये वाटरी है और बीच में ये सरफेस होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करो। रेजिमेंट, ओके पक्का। तो देखो जो मेजर होते हैं वो क्या लीड करते हैं बच्चे, जो मेजर लीड करते हैं वो बटालियन, है ना, मेजर लीड्स बटालियन। तो मेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बटालियन को लीड करते हैं। और सेम वैसे जो कर्नल होते हैं वो किसको लीड करते हैं, कर्नल लीड करते हैं रेजिमेंट को। तो रेजिमेंट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रेजिमेंट विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चंस में हम हर जगह सिमिलैरिटीज की, यहाँ पर जो लॉजिक लग गया वो सेम लॉजिक आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर यहाँ पर लीड करने की बात हो रही है, अगर यहाँ पर लीड करने की बात हो रही है, तो आप सेम देखेंगे कि कॉलोनल में भी क्या हो रहा है बच्चे, लीड करने की ही बात हो रही है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भी हम लीड ही करा रहे हैं। तो यही चीज आपको देखनी है, बार समझनी है एनालॉजी में, जिसको स्लैश हम सिमिलैरिटीज भी बोलते हैं, है ना। शाउट, विस्पर, बिल्कुल। देखो तो विस्पर का मतलब क्या होता है बच्चे, बहुत ही कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना, जैसे यहाँ पर लिखा भी होगा, आप देख भी सकते हैं। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, कान में बोलना, धीरे धीरे बोलना। मतलब ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है और ये उसकी इंटेंस कंडीशन है। विस्पर करना सबसे स्लो, अगर आप बात करोगे तो सबसे स्लो क्या होगा, बात करने में जो सबसे सबसे स्लो चीज होगी वो कानाफूसी करना, कान में बोलना। और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो एक तो बात करें एकदम नॉर्मल कंडीशन की और दूसरी बात करें एकदम एक्सट्रीम कंडीशन की, इंटेंस कंडीशन की। सेम वैसे रन जो है वो चलने के फॉर्म में सबसे फास्टेस्ट फॉर्म है ना, सबसे फास्ट है। और इसका सबसे स्लो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वॉक करना, जो आप लोग वॉक पे जाते हैं, है ना। तो वॉक विल बी द स्लोवेस्ट, द नॉर्मल कंडीशन। और रन क्या होगा, फास्ट, मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन की हम एक्सट्रीम कंडीशन को बात कर रहे हैं और नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर इसका हम लोग लॉजिक पकड़े, अगर इसका हम लोग लॉजिक की बात करें तो ये इसके लॉजिक्स हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। हॉप क्या होता है, हॉप कहाँ दिया था, नहीं हॉप यहाँ पर वैसे ही दे रखा है, इसका कोई वो नहीं है। आई डोंट नो, बट मुझे एक्चुअली पता नहीं बेटा, मुझे इसको देखना पड़ेगा। बट हॉप का आई डोंट नो क्या मीनिंग था यहाँ पर, कई सारे मीनिंग लग सकते हैं, बट यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। ठीक है, सॉरी मुझे उसका मीनिंग नहीं पता है। तो स्मोक पोल्यूशन वॉर का क्या होगा, अब स्मोकिंग क्या करती है, धुआं जो है, जो दिल्ली में हम लोग फूकते हैं लेकर के धुआं, उसका प्रॉपर स्मोक ही है वो, इट्स लाइक अ स्मोक। तो जोक्स अपार्ट,
तो स्मोक क्या होता है बच्चे, एक धुआं है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या कॉज करता है, अब यहाँ पर कॉज की बात हो रही है। स्मोक क्या कॉज करता है बच्चे, स्मोक कॉज करता है पोल्यूशन को। सेम वैसे ही वॉर क्या कॉज करता है, वॉर क्या कॉज करता है बच्चे, वॉर कॉज करता है डिस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पर कॉज की बात हो रही है, अगर आप इसको समझना चाहें एज अ रीजनिंग, तो यहाँ पर क्या रिलेशन चल रहा था कॉज करने की, स्मोक कॉजेज पोल्यूशन। सेम ऐसे वॉर की बात, भाई अगर युद्ध होगा तो ऑब्वियसली बात है विनाश होगा, तबाही होगी, है ना। तो युद्ध क्या करता है, डिस्ट्रक्शन को और या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में विनाश को लीड करता है, कॉज करता है, ठीक है। यस बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, आर सेकेंड और टेरिटरी का पूछ रहा है कि आर्स जो होते हैं बच्चे, घंटा जो है ये जो है कि ये सबसे बड़ा फॉर्म है, ये सबसे बड़ा फॉर्म है और ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। सबसे ये अगर मैं घंटे की बात करूं, एक टाइम को जो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा, जैसे टाइम में सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, आर का होता है, आर मिनट और सेकंड होते हैं, तो आर जो होता है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, सेकंड जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। सेम वैसे ही सेक्टर्स में बात करें तो सेक्टर्स में, एक सेकेंड, सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सेक्टर्स में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेकंड होता है ना, टर्सरी सेक्टर्स होते हैं। तो टर्सरी जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है, तो सबसे छोटा सेक्टर है, सबसे इनिशियल सेक्टर क्या होता है, वो प्राइमरी होता है ना। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा आपका बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर किया आपने अरविंद, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो आपका एग्जाम हो गया अरविंद? नहीं, आपका तो आगे है ना किसी दिन। कब है आपका एग्जाम? गार्ड, ओके, गार्ड करेक्ट आंसर है आपका। एग्जाम कब है आपका सीजीएल वाला? 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो करना क्या है, क्योंकि कल तो मैं एग्जाम सेंटर पे होकर के आई हूँ, प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करके, बच्चों से मिलके बातचीत करके। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो आपको करना क्या है, पेपर तो आ रहा है इजी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, मैं आपको अपने साइड से सजेस्ट करूंगी कि आप क्या करो, देखो मैंने YouTube पे करा रखा है, पेड की बात नहीं करूंगी मैं, YouTube पे मैंने करा रखा है सुबह 10 बजे सीजीएल की क्लास। तो पिछले 20-25 दिन की या उसकी भी, उसके पहले भी, आप एक दिन में ना 4-4 5-5 सेट सिर्फ वही सॉल्व कर लो। आई प्रॉमिस यू कि एक चीज उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगी आपके एग्जाम में, एक चीज एक्स्ट्रा, नॉट इवन अ लॉजिक। और लॉजिक इतना इजी रह रहा है ना, जो मैंने प्रीवियस ईयर सेट कराया हुआ, मैंने डेट डाल डाल करके कराया हुआ, आप पीछे जाके देखना, पीछे की क्लासेस देख लो आप, वो ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, क्योंकि वो थोड़ी इजी भी है। बाद में तो मैंने थोड़ा डिफिकल्ट करा दिया था, मुझे लगा मे बी लेवल हाई आएगा, बट लेवल बहुत इजी आया है पेपर में। और आराम से 25 तो करके आना, अभी से मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रही हूँ इस चीज का, रीजनिंग में स्पेशली। तो आप क्या करोगे, हाँ, पीछे की क्लासेस जो मैंने डेट वाइज डाला हुआ है कि दिसंबर 2023 ये वाली डेट, ऐसे जगह के प्रीवियस ईयर, वो आप कर देख लेना। अभी की मत देखो, रिसेंट की 1 महीने की मत देखो, क्योंकि उसमें मैंने लेवल थोड़ा हाई कर दिया था, मुझे लगा था कि मे बी लेवल हाई होगा, बट बहुत ईजी आया था। तो पीछे के क्वेश्चन जाके आप देखना, जो मैंने डेट डाल करके कराया हुआ है सीजीएल का पीवाईक्यू, वो आप देखना, और वो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ होगा। कुछ उससे एक्स्ट्रा, हाँ, 2023 के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। जो मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं स्पेशली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो पीवाईक्यूज देख लोगे तो आप 25 में से 25 तो करके आ ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि लेवल इतना इजी आया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन कर लेना, वो 3 आए थे, ठीक है, मिरर इमेज का 2-3 क्वेश्चन आ गया था, और क्या आया था, ब्लड रिलेशन कोडेड वाला जो हमने पढ़ा हुआ है वही आया था, जो हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। एंड उसके बाद सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, जो कि कल के शिफ्ट में आगे पता नहीं कितना आएगा, तो इसीलिए मैं फोर्स करके आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी थी। हालांकि इजी वाला आया था, कोडिंग डिकोडिंग हमने तो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ी है, बट पेपर में काफी इजी आया था, लेटर टू नंबर ऐसे ही आ गया था, बट और हमने तो काफी अच्छे लेवल वाली की अपने क्लास में, ठीक है। तो पेनियोलॉजी पनिशमेंट, अब पनिशमेंट से रिलेटेड स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेनोलॉजी बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी को, ठीक है, अर्थक्वेक वाली जो भी स्टडी की कितने रिएक्टर स्केल पे आया है, जो ये लोग बताते हैं वो स्टडी करके ही तो बताते हैं, है ना। तो सिस्मोलॉजी क्या होता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे।
फॉसिल, बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया। देखो, पेट्रोलॉजी रॉक से रिलेटेड, पत्थरों से रिलेटेड स्टडी को, अब यहाँ पर अगर पहले में स्टडी से बात हो रही है, अगर पहले में रिलेशन स्टडी का है कि रॉक्स वाली स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रॉक्स रिलेटेड स्टडी को अगर हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं, तो पैलियोनोटोलॉजी किसे बोलते हैं बच्चे, जीवाश्म को, या आप बोल सकते हैं फॉसिल को, है ना। फॉसिल के जो भी रिलेटेड स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलियोनोटोलॉजी बोलते हैं। ऑलराइट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 7 सितंबर वाली क्लास 2x पे लगा करके जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने एनालॉजी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पूरा 1 घंटे लिया है उस क्लास को मैंने, और आराम से सिर्फ एक्सप्लेन ही किया है, क्वेश्चन बहुत कम कराए हैं। तो वो वाली क्लास आप बहुत अच्छे से जाके देखना एक बार, ठीक है। क्योंकि वो इंट्रो क्लास थी, तो आई थॉट ऑफ ओनली डूइंग इंट्रोडक्शन, और थोड़ा अच्छे से समझा सकूं मैं। आइस मेल्ट लिक्विड, अगर कोई चीज मेल्ट हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, लिक्विड हो चुका है। ये लिक्विड फॉर्म को मेल्टेड फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो सेम वैसे अगर कोई चीज फ्रीज हो जा रही है, जम जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइस नहीं बोलते हैं, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। देखो, आइस तो यार पानी को आप फ्रीज करोगे, अगर आप पानी को फ्रीज कर दोगे तो वो आइस हो जाएगी। इफ यू फ्रीज द वाटर, तो उसे हम आइस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्रीज करने की। फ्रीज तो आप किसी भी चीज को कर सकते हो। आप अगर दूध को फ्रीज करोगे तो उसे आइस नहीं बोल सकते। अगर आप दाल को फ्रीज करोगे, आप किसी भी चीज को, आप किसी भी सॉलिड चीज को ले जाकर के अगर आप फ्रीज कर देते हैं, तो फ्रीज हो जाना इज अ सॉलिड फॉर्म, है ना। वो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। सिर्फ पानी को अगर आप करेंगे तो वो आइस बनता है। इफ यू फ्रीज अ वाटर, तो वो आइस बन जाता है। लेकिन किसी भी चीज को, जैसे कि मेल्ट और लिक्विड सेम चीज है, सेम साउंड कर रहा होगा, दोनों चीज सेम साउंड कर रही होगी। मेल्ट का मतलब होता है पिघला हुआ, और लिक्विड का मतलब होता है तरल। तो फ्रीज और सॉलिड भी मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सिनोनिम्स के जैसे आप ले सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मेल्टेड, पिघले हुए फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर जमे हुए फॉर्म की बात करेंगे तो सिर्फ पानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो आइस होता है ये सिर्फ पानी का, दिस इज अ वाटर, दिस इज अ वाटर। बट फ्रीज का मतलब आप सिर्फ फ्रीज, आप तो किसी भी चीज को, दूध को भी फ्रीज कर सकते हैं, दाल को भी फ्रीज कर सकते हैं, किसी भी चीज को फ्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहा गया, ठोस, सॉलिड। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर। व्हाट, एक सेकेंड ना। हाँ, तो लेंथ जो है, आप लेंथ को किस पे मेजर करते हैं, लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर्स में, है ना, कि इतने मीटर चले थे, उतने मीटर की बिल्डिंग है, इतने मीटर की दीवार है, मीटर्स में करते हैं, है ना। सेम वैसे पावर को हम किस में मेजर करते हैं, पावर को हम मेजर करते हैं, या यूनिट कह सकते हैं आप, यूनिट्स किसकी हैं, ये यूनिट्स होती हैं, है ना। जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट है, दिस इज अ यूनिट। या फिर आप कह सकते हैं कि मेजर करते हैं, दोनों चीजें चलेंगे। तो पावर को आप किस में मेजर करते हैं, वॉट में, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे। स्क्वायर, क्यूब, तो सर्कल का क्या होगा, अगर स्क्वायर का क्यूब क्यों होता है, स्क्वायर और क्यूब का क्या रिलेशन, यहाँ पर बात हो रही है इस चीज की कि अगर कोई चीज, अगर कोई चीज है आपके पास, आप उसके नॉर्मल फॉर्म को रख रहे हैं, स्फेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अगर नॉर्मल आपने 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं तो वो होता है स्क्वायर। उसी को अगर आप 3D फॉर्म में कर देते हैं, बिल्कुल, तो ये क्या होता है, ये तो 2D फॉर्म है। और क्यूब क्या होता है बजाते, ये 3D फॉर्म हो जाता है। ये तो 2D फॉर्म होता है, जो कि जो फॉर्मेट है किसी चीज का, जो एक्चुअल फॉर्मेट है,
जो किसी चीज का बिल्कुल 2D 3D बिल्कुल करेक्ट। तो ये इसका क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मेट होता है स्क्वायर, और क्यूब इसी का 3D फॉर्म होता है, ठीक है। अब सर्कल क्या है, सर्कल है अगर, तो ये इसका 2D फॉर्म है जो एक्चुअल फॉर्म होता है, और अगर हम इसी का 3D कर देंगे तो इसका 3D क्या हो जाता है, स्फेयर हो जाता है ना। सर्कल का 3D फॉर्म स्फेयर हो जाता है। तो ये रिलेशन समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग को समझ नहीं आता है, आपको आ जा रहा है अरविंद, दैट इज वेरी गुड। वरना बच्चे इसमें बहुत ज्यादा, मतलब इतना 90% ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत करते हैं। कोई कोन लगा देगा, कोई पैराबोला लगा दे, कोई इक्लिप्स मतलब क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक होता है एनालॉजी का, वो बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और गलत भी आंसर करके आ जाते हैं। अब देखो कल मैं पढ़ाऊंगी नंबर एनालॉजी, तो कल उसमें मैं वो वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी। तो कल जो कि सीजीएल के क्वेश्चन में पेपर में आए हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चों को नंबर एनालॉजी के समझ ही नहीं आ रहे थे, तो वो गलत करके आए हैं एग्जाम में। हालांकि बहुत कोई ऐसा डिफिकल्ट आ नहीं रहा है, बट मैंने सोचा कि कल नंबर एनालॉजी ही मैं कराती हूँ, सो दैट वो सीजीएल के एग्जाम के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा और सही भी रहेगा, है ना, सीजीएल देने से पहले आप लोगों के। मिरर, देखो अब जो पेपर है, पेपर किस चीज से बनता है आप सभी को पता है, बोलता है डू नॉट वेस्ट पेपर, क्योंकि वो किससे बनता है, पेड़ से बनता है। तो अल्टीमेटली बनता किससे है, पेड़ से बनता है ना। अब ग्लास किससे बनती है, ग्लास मिरर से थोड़ी बनती है यार, ग्लास तो रेत से बनती है, सैंड से बनती है। आप लोग सैंड देखना, रेत देखोगे जब आप, तो वो शाइन करता है। तो रेत को पहले बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, सोचो रेत को भी मेल्ट किया जा सकता है। तो उसको हाई टेम्परेचर पर, एकदम इंटेंस टेम्परेचर पर ले जाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, फिर बनाते हैं उसका ग्लास, ठीक है। मतलब जो कि उसका शीशा बनाते हैं। तो मिरर इज नॉट, मिरर से थोड़ी हम ग्लास बनाएंगे। सैंड ग्लास, गुड टू नो, बिल्कुल ठीक है। तो सैंड को हाई टेम्परेचर पर, सोचो किस टेम्परेचर पे ले जाया जाता होगा, कितने 1000 टेम्परेचर पे कि उसको मेल्ट किया जा रहा है। सैंड को भी मेल्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो, उसको मेल्ट करते हैं, उसमें आप शाइन देखते होंगे, बट वो शाइन तो क्योंकि वो अपने फॉर्म में इसलिए नहीं दिखता है, बट उसको मेल्ट करके वो बिल्कुल एकदम वो ग्लू जैसा बन जाता है। जब आप सैंड को मेल्ट करेंगे ना, तो वो ग्लू जैसा बन जाएगा, एकदम गरम गरम ग्लू, हाई टेम्परेचर पे, बिल्कुल। तो मेल्ट किया जाता है उसको, तो वो ग्लू जैसा बन जाता है। फिर अगर उसको फैला दोगे तो फैला ही रह जाएगा, अगर आप ग्लास की शेप में डालोगे तो ग्लास का शेप पकड़ लेगा। फिर उसको गर्म किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, फिर वो बनता है काइंड ऑफ फॉर्म में आता है, ग्लास के फॉर्म में, कप के फॉर्म में, मतलब पूरा उसको तपा के ही बनाया जाता है, समझ रहे हो। तो जो चीज जितनी सुंदर दिखती है, जैसे ग्लास कितना सुंदर दिखता है, यू नो तो उसको उतना ही हाई टेम्परेचर पे तपाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एज अ एक टीचर भी बता रही हूँ कि आप जितना अपने आप को तपाओगे ना, उतनी ही खूबसूरत चीज निकल के आएगी। अब देखो, जैसे जो संगमरमर होता है, जितनी चीजें होती है ना बहुत सुंदर जो दिखती हैं, वो उतना ही तराशी जाती हैं, पर समझ रहे हो, जो जितनी खूबसूरत आपको वो दिखेगी, अगर कोई आइडल आप देख रहे हैं, आइडल इन द सेंस मैं किसी स्टैचू की बात कर रही हूँ, मूर्ति की बात कर रही हूँ, तो उसको उतना ही तपाया जाता है। जितनी जो चीज सुंदर दिखती है ना, उसके पीछे उतना ही काम किया जाता है। तो लाइफ को भी जितना अगर बहुत खूबसूरत बनाना है, तो उसको उतना ही बारीकी से काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। गिडिनेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, ये तो करेक्ट है, ठीक है, चक्कर ही आता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो यार सी सिकनेस। अगर आप बहुत लोग को समुद्र से, जैसे मुझे भी सी सिकनेस है, मुझे बहुत डर लगता है समुद्र से। मैं कभी बीच पे गई भी हूँ तो मैं उल्टे साइड खड़ी होती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समुद्र के अंदर चली जाऊंगी मैं, खड़े खड़े जहां खड़ी हूँ वहीं से, मुझे है सी सिकनेस। तो क्या होता है कि जिन्हों समुद्र से डर लगता है, समुद्री यात्रा की बात की जा रही है यहाँ पर, तो खैर, तो कहीं ना कहीं जिसे सी सिकनेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो याक बोलते हैं। सेम वैसे हाइट से रिलेटेड है, मुझे हाइट वाली भी है, मुझे हाइट वाली भी प्रॉब्लम है, मुझे हाइट से भी डर लगता है। मैं वैसे गोल वाले झूले पे तो झूल ही नहीं पाती हूँ, मुझे डर लगता है। तो उसे क्या बोलते हैं आप, चक्कर आना या गिडनेस बोलते हैं, ठीक है। चलो नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, चलो। तो करेंगे वेटरेस रेस्टोरेंट, आगे बताएंगे क्या होगा।
सी टीचर स्कूल। देखो अब वेट्रेस कहाँ रहती है, अब देखना आप यहाँ पर इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही ज्यादा बारीकी से। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं कि पहले में और दूसरे से जब आप यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं ना, तो वो जो आप रिलेट कर रहे हैं, अगर तो यहाँ पर पर्सन है तो यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, तो ये जिस फॉर्म में लिखा है, अगर यहाँ पर पर्सन लिखा है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पहले वाला पर्सन लिखा है, देख रहे होंगे आप, पहला वाला पर्सन लिखा है, जैसे डॉक्टर इज अ पर्सन, ड्राइवर इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन एंड एक्टर इज अ पर्सन। बट वो किस प्लेस पर काम करता है, वेयर ही वर्क, वेयर इट वर्क। तो रिलेशन पर्सन और प्लेस का है, लेकिन किस चीज का है, वर्क से है। यहाँ पर जो रिलेशन है, जो लॉजिक है, जो पैटर्न है, वही आपको इधर फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर इसने बोल दिया कि वेट्रेस, दिस इज द पर्सन, दिस इज अ पर्सन, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, जिस प्लेस पर ये वर्क करती है, जिस प्लेस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सेम यही रिलेशन आपको ढूंढना है। डॉक्टर नर्स, अगर डॉक्टर तो प्ले पर्सन है, ठीक है, क्या नर्स पे काम करता है, नहीं ना, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा है ड्राइवर और ट्रक, वेयर ड्राइवर्स वर्क, ड्राइवर का एग्जैक्ट ये प्लेस थोड़ी है, ये तो क्या है, आपका व्हीकल है, ये तो आपका व्हीकल है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ड्राइवर कहाँ काम करता है, ट्रक ही तो चलाता है ना, बट दिस इज नॉट अ प्लेस। ये रिलेशन, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ड्राइवर और ट्रक लगा देते हैं, पता है। बट ड्राइवर काम तो करता है, ट्रक चलाता है, लेकिन ट्रक इज अ व्हीकल, इट्स नॉट अ प्लेस। तो ये आंसर इसलिए नहीं होगा। अब टीचर कहाँ काम करता है, स्कूल में काम करता है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। जैसे बहुत बच्चों को लगेगा कि एक्टर और रोल होगा, क्योंकि एक्टर काम तो कर रहा है ना यार, अब वो काम से रिलेट कर लेंगे, काम से रिलेट कर लेंगे, जो कि काम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सिर्फ यहाँ पर हम वर्क को रिलेट करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमारा रिलेशन पर्सन और प्लेस का है, ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर सी होगा, जो कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है कि डॉक्टर और स्कूल, लेकिन बच्चों को ये चीज में बहुत ही इंटेंस कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं। उन्हें उन्हें इसमें पता है, अगर मैं किसी बच्चे को दे दूं तो कोई डॉक्टर नर्स लगा देगा, ठीक है, कोई ड्राइवर ट्रक लगा देगा, और एक्टर रोल तो सबसे ज्यादा बच्चे लगाएंगे, क्योंकि उन्हें यही कंफ्यूजन होता है, वो रिलेट नहीं समझ पाते हैं कि पर्सन और प्लेस का रिलेशन है, पर्सन और वर्क का रिलेशन नहीं है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो इन्हें लगेगा कि यहाँ पर ये पर्सन है और यहाँ पर ये काम करती है, तो एक्टर है, रोल करता है। बट इसी को हमें समझना है, ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पर्सन प्लेस, हाँ, क्योंकि वहां पे पर्सन और वर्क का भी रिलेशन बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं, और वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगी उसमें। रिसर्च, तो संत जो है, सेंट जो है, वो मेडिटेशन करता है, और साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो अब यहाँ पर बात हो रही है वर्क की, कि व्हाट दे डू, व्हाट इज देयर प्रोफेशन, व्हाट दे जनरली डू, है ना, व्हाट दे जनरली डू, व्हाट इज देयर प्रोफेशन, व्हाट दे वर्क। तो क्या करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं सेंट, और साइंटिस्ट क्या करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करते हैं। अब वो तो नॉलेज, कई सारे बच्चे नॉलेज लगा देंगे, है ना, बट यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो डेफिनेटली रिसर्च होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो, नाइस। इग्लू, नाइस यार, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इग्लू क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, किंग कहाँ रहते हैं, जो राजा हैं वो कहाँ रहते हैं, महल में रहते हैं, है ना, पैलेस में रहते हैं। एस्कीमो, एस्कीमो कौन से लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो अ पर्सन। जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, अब देखो ये भी पर्सन है, और ये कहाँ रहते हैं, वेयर दे स्टे, ये कहाँ रहते हैं, ये प्लेस की बात हो रही है कि ये किस प्लेस पर रहते हैं, पैलेस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चे, बहुत ही महल में रहते हैं, माही लिखा हुआ है यहाँ पर, महल लिख देती हूँ मैं, महल में रहते हैं। सेम वैसे एस्कीमो इज ऑल्सो पर्सन, ये पर्सन होते हैं। अब इनको एस्कीमो बोला क्यों जाता है, इनको एस्कीमो क्यों बोला जाता है, जो लोग अगर एकदम इंटेंस बर्फ वाले, सिर्फ बर्फीले एरिया में रहते हैं, जहां पर पूरे साल 365 डेज अगर बर्फ होता है किसी एरिया में, तो वहां पे रहने वाले लोगों को हम एस्कीमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, एस्कीमो बोलते हैं, क्योंकि वो बर्फीले एरिया में रहने वाले लोग होते हैं। तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, ये कोई वो नहीं है, भालू वालू नहीं है। इसको भालू मत समझ लेना कि एस्कीमो का मतलब भालू होता है, ठीक है, या कुछ और मत समझ लेना, जानवर वानवर नहीं होता है, दे आर ऑल्सो पर्सन, ह्यूमन बींग। तो एस्कीमो जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं, है ना, कहाँ रहते हैं, इग्लू में। तो इग्लू आप लोगों ने देखा भी होगा बचपन में, जब आप लोग क्लासेस पढ़ते थे, तो एसएसटी की बुक में देखा होगा आपने कि ऐसे बर्फ का घर जो बनाते हैं, वो गोल सा, उसके अंदर रहते हैं, है ना। तो वो बर्फ वाले घर को हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। नाइस,
चलो अगला क्वेश्चन। रिवर, ओके। देखो तो हिल माउंटेन का रिलेशन दे रखा है, कहीं ना कहीं जो माउंटेन होता है, हिल होता है, वो सेम ही चीज होती है। किसी चोटी पहाड़ को आप बोलते हैं हिल्स पे, हिली एरिया। हिली एरिया का मतलब क्या होता है? पहाड़ी एरिया। माउंटेन का मतलब भी क्या होता है? पहाड़ी होता है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम्स ही होते हैं। आप देखेंगे इनको तो आपको लगेगा कि हम सिनोनिम्स की ही बात कर रहे हैं या फिर एक सेम चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा होता है। स्ट्रीम का मतलब नदी की धारा होती है ना। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? नदी की धारा होती है। तो वैसे ही आप यहाँ पर बिल्कुल नदी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करो। सिनोनिम्स यू कैन से दैट, बिल्कुल। मलेरिया, मॉस्किटो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब डॉग्स के बाइट करने से, डॉग्स के बाइट करने से क्या होगा? आपको पता है कि डॉग्स के बाइट करने से कौन सी डिजीज होती है? तो ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर क्या है? ये डिजीज है, रेबीज इज अ डिजीज, है ना। रेबीज इज अ डिजीज, और ये क्या है? आपका एनिमल है, जो भी एनिमल है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके काटने से क्या होता है? रेबीज। और मस्किटो के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो सबको ही पता है, तो सबको ही पता है, ठीक है, नाइस। चलो अगला क्वेश्चन करो। एनिमल, इंसेक्ट्स एंड डिजीज, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी, पक्का इलेक्ट्रिसिटी, पक्का। लॉक कर दो इलेक्ट्रिसिटी को, अरविंद बताओ। इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कार किस चीज से चलती है? कार किस चीज से चलती है? पेट्रोल से चलती है। क्या बिना पेट्रोल की कार? तो उसको ड्राइव करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको रन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो टेलीविजन को चलाने के लिए क्या एंटीना की जरूरत पड़ती है? एंटीना लिख भी दिया है इसने, देखो, वाह, कॉन्फिडेंस नहीं है। कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। टेलीविजन क्या एंटीना से चलता है? सिर्फ अगर मैं एंटीना लगा दूं तो तुम्हारा टेलीविजन चल जाएगा? मुझे सही से बताना, पहले एक बात बताओ मुझे। कार तो आपकी चलेगी ही नहीं बिना पेट्रोल के। अगर मैं टीवी में सिर्फ एंटीना लगा दूं, वैसे ही रख दूं, तुम्हारी टीवी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना यार। एंटीना कहाँ से होगा आंसर? एंटीना तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और टीवी टेलीविजन देखते ही कई सारे बच्चे एंटरटेनमेंट लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अरे वाह यार, हम तो एंटरटेनमेंट लगा के आ गए, एग्जाम में मजा आ गया। बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचते हैं? अरे हम तो एंटरटेनमेंट लगा के आए हैं, टीवी से तो एंटरटेनमेंट मिलता है। एंटरटेनमेंट तो आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हो, बहुत सारे बच्चे एंटरटेनमेंट लगा खुश, एक नंबर पक्के। फिर वो -0.5 लेकर के आते हैं, 0.2। अब टीवी का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलाओगे ना यार। सही तो था आंसर। मैं तो मजाक कर रही थी। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो मजाक कर रही थी ना। इलेक्ट्रिसिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपकी टीवी बताओ मुझे, मैं तुम टीवी घर से खरीद के लाए, एंटीना लगा के छोड़ दो, लाइट नहीं है तो भी चलेगा? चलेगा ना भाई। टीवी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एंटीना लगा के छोड़ दो, चलेगी। ठीक है ना। चलो नाइस, चलो अगला क्वेश्चन करो। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन करो। डेजर्ट। शिप सी कैमल का डेजर्ट कह रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो, तो शिप कहाँ पे चलती है बच्चे? जो समुद्र, जो सॉरी, जो जहाज होती है, समुद्री जहाज होती है, ऑब्वियसली बात है वो सी में चलती है। और कैमल कहाँ चलता है? डेजर्ट में, बिल्कुल। तो डेजर्ट क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो।
अर्थ, सन और मून का क्या होगा? अर्थ, सन। तो अब देखो यहाँ पर मून अर्थ, मून अर्थ, अर्थ सन, मून अर्थ, ये क्या था? देखो देखो देखो, अब आपके ये मान लो ये अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, तो अर्थ के अराउंड कौन अर्थ जो है वो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, मान लो ये सन है, तो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है ना ऐसे ऐसे करके, वो क्या होती है? ये अर्थ होती है। ठीक है, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? ये रिवॉल्व करने की बात हो रही है कि अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? सन अराउंड करती है। ठीक है, सेम वैसे ही, सेम सैटेलाइट्स, बिल्कुल 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 वही बोलने जा रही थी मैं। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड, सॉरी मून, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? अर्थ अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, सेम वैसे ही अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है बच्चे? अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? मून करता है, क्योंकि अर्थ का जो सैटेलाइट है, जो अर्थ का सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। और सैटेलाइट की भी बात नहीं, क्योंकि अर्थ जो है वो सन का सैटेलाइट तो है नहीं, बात यहाँ पर है कि रिवॉल्व करने की, दे अराउंड रिवॉल्व, जैसे कि सन के पूरे अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करती है, और मून जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है बच्चे? मून किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन अर्थ के अराउंड। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। देखो, अब बैंक में आप क्या करते हैं? बैंक में आप मनी रखते हैं, है ना? वेयर यू ट्रांसफर, वेयर यू कीप योर मनी, बैंक में क्या करते हैं? आप पैसे रखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट आप किस चीज का करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, गुड्स का करते हैं। बैंक किस चीज से डील करती है? व्हाट दे डील विद? अगर आप डील करने की बात करेंगे तो बैंक डील विद मनी, और ट्रांसपोर्ट जो है वो डील करना है गुड्स के। आप डीलिंग को क्या करते हैं? अगर आप गुड्स डील कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करना, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं डील करने की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में आप क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो सॉरी। अब एक्टिंग, थिएटर, गैम्बलिंग का क्या होगा? देखिए बताइए। एक्टिंग जो है आप थिएटर में करते हैं, है ना? वेर यू डू एक्टिंग, एक्टिंग आप क्या करते हैं? थिएटर में करते हैं। और गैम्बलिंग कहाँ पे करते हैं भाई बताओ? कसिनो, क्लब, बार, जिम। कसिनो, जहां पर आप गैम्बलिंग करते हैं, इट्स रिलेटेड टू प्लेस, इट्स रिलेटेड टू प्लेस की एक्टिंग किस प्लेस पर करते हैं? थिएटर में करते हैं। गैम्बलिंग किस प्लेस पर करते हैं? कसिनो में करते हैं, ना? तो इट्स रिलेटेड टू प्लेस, राइट? ठीक है, चलो नाइस। वार्डरोब स्पेलिंग, वार्डरोब क्या हो गया? वार्डरोब स्पेलिंग में देखो, अब बुक्स कहाँ पे रखते हैं? आप बुक्स कहाँ पे रखते हैं? बुक्स जिस प्लेस पे रखते हैं उसको बुक केस बोलते हैं। क्लोज जहां रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वार्डरोब बोलते हैं। करेक्ट तो है स्पेलिंग, क्या दिक्कत है? स्पेलिंग तो ठीक थी, कोई दिक्कत थी स्पेलिंग में? बताइए। हाँ, क्या लिखा है आपने? डैम।
अब देखो इलिटरेसी क्या होती है, जो निरक्षरता जिसके बोलते हैं, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इलिटरेसी क्या होती है, अशिक्षा को बोलते हैं, अशिक्षा को बोलते हैं। और एजुकेशन जो होती है शिक्षा को बोलते हैं। ड्रॉट जो है बच्चे, ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, इसका मतलब सूखा होता है। तो वो किस चीज से रिलेटेड है, कुआं, दिमाग, बाध और चालक, बताइए किस चीज से रिलेटेड है। वो रिलेटेड है हमारा किससे बच्चे, अब यहाँ पर देखो इलिटरेसी सीन किस चीज को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है कि आप जो है कि यू आर नॉट, आप शिक्षित नहीं हो, और यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, मतलब ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेटेड है बच्चे, ऑपोजिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डैम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। सॉरी डैम कह रही हूँ, क्या होगा ये, डैम नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, रेन से रिलेटेड होगा, है ना, रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे निरक्षरता है तो वो किस चीज से दूर होगी, निरक्षरता का मतलब होता है कि इलिटरेसी का मतलब अशिक्षा, वो किस चीज से दूर होगी, एजुकेशन से दूर होगी। तो ड्रॉट किस चीज से दूर होगा, जब बारिश आएगी, सूखा का मतलब क्या होता है कि पानी नहीं है ना, ठीक है। ड्रॉट किस चीज से रिलेटेड होगा, रेन से रिलेटेड होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। एक्स चॉप और निडल का क्या होगा, एक्स क्या यूज करते हैं आप कट करने के लिए, चॉप करने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए, और निडल किस चीज क्या यूज करने के लिए करते हैं बच्चे, यहाँ पर तो वैसे सिव होगा, निट भी नहीं होगा, सिव होगा आपको, क्योंकि स्विंग का मतलब होता है, नेट भी नहीं होगा, गलत है यहाँ पर सारे ऑप्शंस। स्विंग होगा या सिव होगा, क्योंकि उसको बोलते हैं, निटिंग नहीं होगा। सुई से, निडल से आप सिलते हैं, है ना, तो स्यू करना होता है, उसे बोलते हैं स्यू करना, स्विंग बोलते हैं, स्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस गलत थे एक्चुअली, नेट करना मतलब होता है बुनाई करना, उसके लिए हम दूसरी चीज यूज करते हैं, ठीक है। चलो नाइस। सॉरी। फिन्स, ओके। तो बर्ड्स जिससे से उड़ती हैं, जिस चीज की हेल्प से आप बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स किस चीज की, किसके हेल्प से उड़ती हैं भाई, फेदर रहेगा नहीं तो वो उड़ ही नहीं पाएंगी बेचारी। और फिश किस चीज से, फिश जो स्विमिंग करती है, जो भी करती है बच्चे, वो किस चीज से करती है, गिल से करती है ना, तो गिल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, गिल नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर। देखो बर्ड्स के स्किन का ऊपरी लेयर समझो, स्किन के ऊपरी लेयर की बात हो रही है, तो बर्ड्स के स्किन के ऊपरी लेयर को, अपर लेयर को, अपर लेयर होती है, अपर लेयर क्या होती है बच्चे, अपर लेयर की बात हो रही है, पर बर्ड्स की अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं, लेयर। जो स्किन होती है वो किस चीज से कवर होती है, बर्ड्स की जो स्किन होती है बच्चे, वो किस चीज से कवर होती है, वो कवर होती है फेदर से, है ना। अपर लेयर जो होती है किस चीज से कवर होती है, फेदर से, जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही मछली की अपर लेयर क्या होती है, स्केल होती है या टेल होती है या फिन होती है, बताओ जरा मुझे, क्या होती है मछली की अपर लेयर। स्किन की अपर लेयर को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल अपर लेयर ऑफ बर्ड, फिशेस, फिन बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, टेल बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, बताओ। ठीक है। सॉरी गाइस, आवाज जा रही है ना, हम तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्केल बोलते हैं, ठीक है। फिश के अपर लेयर स्किन जिससे कवर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, ऑलराइट। चलो अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, नाइस। विंग्स, फ्लाई, फिन, स्विमिंग, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अपर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड स्केल, ठीक है, क्योंकि हम कवर करने की बात कर रहे थे, जैसे हम कवर करने की बात कर रहे थे। अब बर्ड्स की स्किन के ऊपर का जो लेयर होता है उसे, वो किस चीज से कवर होता है, फेदर से, है ना।
अर्थ। ओके, तो एस्ट्रोनॉमी जो होता है वो तारों से रिलेटेड होता है, बिल्कुल इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पंडित जी लोग बैठ करके बताते रहते हैं, ठीक है। और जियोलॉजी की स्टडी को किस चीज की स्टडी होती है, जियोलॉजी पे आप किस चीज की स्टडी करते हो, अर्थ की करते हो, अर्थ के इंटरनल लेयर्स की, कि अंदर जो भी मेंटल है, क्रस्ट है, जितने भी लेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी होती है ना। ठीक है बच्चा, ऑल राइट। तो चलो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रीवियस क्लास 7 वाली क्लास, जो 7 सितंबर की क्लास है, उसे आप 2x की स्पीड में करके जरूर देखना। जो आपका थोड़ा बहुत चीजें नहीं खुली होंगी, जितना दिमाग ओपन नहीं हो पाता है बहुत सारी चीजों के लिए एनालॉजी में, तो उस चीज से ओपन होगा, ठीक है। आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। और कल करेंगे हम नंबर एनालॉजी, तो नंबर एनालॉजी को हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे, ठीक है बच्चा। ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ऑलराइट, चलो, जय हिंद, जय भारत, चलो बाय बाय, थैंक यू।